रेस्ड बाय वुल्व्स सीजन 2 एपिसोड 8। ये एपिसोड इस सीजन का आखिरी एपिसोड है और हमें वेट करना होगा सीजन 3 के लिए। इस एपिसोड के अंदर कई बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज भी है जो हमने सोचा था कि बहुत ज्यादा चलेगी लेकिन इतनी नहीं चली है। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है एंडिंग के अंदर, तो उसको जरूर से सुन लेना। व्रिल ने जो अपनी कोडिंग लिखी थी ये पेड़ के ऊपर, कैंपियन कुछ बेरीज उसके ऊपर डालता है और उसे एक कपड़े के ऊपर कॉपी करने की कोशिश करता है। वो उसे कॉपी करके व्रिल की बॉडी के पास जाता है और उसके पास रख देता है, साथ ही व्रिल की बॉडी को कवर कर देता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैंपियन बहुत ही ज़्यादा दुखी है क्योंकि व्रिल चली गई। इसके बाद उसे नंबर 7 दिखाई देता है और कैंपियन वहाँ से डरकर भागने लग जाता है। मदर और मार्कस साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि मार्कस को पता लग चुका है कि उसे जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो किसी सोल की नहीं थी बल्कि ऐसे लोगों की थी जो खुद के फ़ायदे के लिए उनका यूज़ कर रहे हैं और उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। इसके बाद वो ग्रैंड मदर से पूछता है कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग क्या है, तो ग्रैंड मदर बताती है कि इंसानों की हमेशा हिफाजत करना और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना, यही मेरा मेन काम है। इसके बाद वो मार्कस को कहती है कि तुम्हारा दिमाग अभी भी कमज़ोर है, तो हो सकता है कि उस सिग्नल से तुम फिर से अफेक्ट हो जाओ और हमारे लिए बहुत बुरी बात होगी। इसके ऊपर मार्कस कहता है कि मैं कभी भी उस सिग्नल की तरफ ध्यान नहीं दूंगा और ना ही उन आवाज़ों को सुनूंगा क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी सू मारी गई। मदर को भी मार्कस के ऊपर भरोसा है। तभी वहाँ पर फादर आता है और बताता है कि हम टेम्पेस्ट के बच्चे को वापस ले आए हैं, लेकिन कैंपियन अभी भी बाहर घूम रहा है और साथ ही नंबर 7 वेपनाइज हो चुका है। इसके ऊपर मदर कहती है कि मुझे पता है लेकिन हमें पहले ट्रांसप्लांट करना होगा। फादर पूछता है कि कैसा ट्रांसप्लांट, तो मदर उसे बताती है कि वो ग्रैंड मदर का वेल उतार कर अपने ऊपर लगाने वाली है। वेल मतलब जो ग्रैंड मदर के चेहरे के ऊपर एक पर्दे जैसा लगा हुआ है, इसी को वेल कहते हैं। लेकिन फादर को लगता है कि ये वेल का पूरा फंक्शन उन्हें अभी तक नहीं पता, तो हो सकता है कि ये उनके लिए नुकसानदायक हो और हो सकता है कि इनकी वजह से उसके इमोशन तो कंट्रोल हो जाए लेकिन वो अपनी फैमिली को ही मारने के ऊपर तुल जाए। मदर कहती है कि मैंने ग्रैंड मदर से पूरी बात कर ली है, उसने बताया कि इससे सिर्फ मेरे इमोशंस कंट्रोल होंगे, जो मेरा रियल फंक्शन है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। यानी कि मैं तुम्हें हमेशा ही अपना पार्टनर मानूंगी, साथ ही अपने बच्चों की हमेशा हिफाजत करूंगी। बस नंबर 7 को अपने बच्चे की तरह नहीं देखूंगी, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी मार सकती हूँ। फादर को मार्कस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो सब कुछ काम खुद ही करता है। वो ग्रैंड मदर का वेल उतारता है और उससे पूछता है कि तुमको कैसा महसूस हो रहा है, तो ग्रैंड मदर बताती है कि थोड़े थोड़े इमोशंस महसूस हो रहे हैं, जिससे मेरा जो मेन वर्क है उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब एंड्रॉयड के अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो वो अपना काम एकदम नॉर्मली तरीके से करेंगे, लेकिन इमोशंस की वजह से उनके साथ अजीब अजीब से बदलाव होने लग जाते हैं। इसके बाद वो वेल उतार कर सीधा सीधा लगाता है मदर के ऊपर और मदर से पूछता है कि मैं क्या हूँ, तो मदर कहती है कि तुम मेरे पार्टनर हो और मेरे बच्चों की रक्षा करना मेरा मेन काम है। इसके ऊपर फादर को थोड़ी बहुत राहत मिलती है क्योंकि मदर अभी भी ठीक है, बस उसके इमोशंस कंट्रोल हुए हैं। इसके बाद वो उस स्नेक की स्किन को लाता है और कहता है कि ये क्या है, तो वो उसे देखते ही कहती है कि ये मेरा एनिमी है। यानी कि वो नंबर 7 को अब अपने एनिमी की तरह देखने लग चुकी है और फादर को भी भरोसा हो चुका है कि ये वेल सही है और इससे इनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। हंटर और टेम्पेस्ट उस बच्चे को एक लैब के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर एआई स्कैन करके बताता है कि इसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है क्योंकि उस क्रिएचर ने उसको दूध पिलाया था, जिसकी वजह से ये भी उसके जैसा बनता जा रहा है। तो इसके ऊपर वो एआई उनसे परमिशन मांगता है उसकी सर्जरी करने की, तो हंटर उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद एआई उसके हाथ से उस म्यूटेशन को उतारने लग जाता है। इसे देखकर टेम्पेस्ट को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। कैंपियन नंबर 7 से बचता हुआ एक पत्थर के पीछे छिप जाता है, लेकिन नंबर 7 उसे ढूंढ लेता है और वो उसे डायरेक्टली मारता नहीं बल्कि एक पानी के ऊपर घूमता रहता है और फिर पानी के अंदर अपनी आवाज़ से चिल्लाता है, जिससे पानी बहुत ऊपर तक चला जाता है। लेकिन वो फिर भी कैंपियन को ऐसा लगता है कि कोई वार्निंग देने की कोशिश कर रहा हो या उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अगर वो मारना चाहता तो कब का ही मार देता। फिर वो कैंपियन की तरफ आता है, तभी उसे मदर की आवाज़ सुनाई देती है। मदर अपनी नेक्रोमेंसर फॉर्म के अंदर एक गाना गाती है जैसे कि कोई लोरी हो और उसे अपनी तरफ बुलाती है। नंबर 7 उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ चला जाता है। मदर अपनी नेक्रोमेंसर फॉर्म के अंदर उसे स्पेस में लेकर चली जाती है। स्पेस में जाते ही नंबर 7 मदर के सामने खड़ा हो जाता है और उससे दूध पीने की कोशिश करता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सू ने पहले ही सारे पार्ट्स को सील कर दिया था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। मदर उसे सोचने का 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देती और इतनी ज़ोर से अपनी नेक्रोमेंसर स्क्रीम निकालती है कि नंबर 7 वहीं से घायल होकर नीचे गिरने लग जाता है। और वो स्क्रीम इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि ट्रॉपिकल जोन के ऊपर लगा ईएमएफ फील्ड पूरी तरह से टूट जाता है। यानी कि वो जो चीज़ जो कि सिग्नल को अंदर आने के लिए रोक रही थी, वही अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 7 नीचे आके गिर जाता है, जहाँ पर कैंपियन था उससे ही थोड़ी दूर पर। कैंपियन नंबर 7 के पास जाता है, मदर भी वहाँ आ जाती है। मदर अपना हाथ उसकी आंखों के अंदर डालकर उसका ब्रेन बाहर निकाल लेती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मदर के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, यानी कि जो ग्रैंड मदर का वेल था उसने उसकी फीलिंग्स को पूरी तरह से दबा दिया है। और जब भी उसे कोई फीलिंग्स महसूस होती है तो एक रेड लाइट सी निकलती है उस वेल में से
और वो उस फीलिंग को बंद कर देती है। अब देखो यार, हम सब ने सोचा था कि मदर और नंबर 7 के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मदर कैंपियन को बताती है कि ये वेल ग्रैंड मदर की है और इससे मेरी फीलिंग्स कम होती है। बाद में कैंपियन उससे कहता है कि मुझे पता है ये नंबर 7 आपका ही बच्चा था और आपने मुझे पूरा सच नहीं बताया, और इसी बात पर कैंपियन मदर से पूरी तरह से नाराज़ हो चुका है। साथ ही वो मदर को व्रिल की डेथ के बारे में बताता है। तो मदर कहती है कि हम मरते नहीं हैं, कि एंड्रॉइड्स कभी भी नहीं मरते, बस इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। कैंपियन कहता है कि एंड्रॉइड्स के अंदर भी फीलिंग्स होती है, हम इंसानों की तरह ही, और मुझे पता है व्रिल के अंदर भी थी और मैं उससे प्यार करता था। इसके बाद कैंपियन वहाँ से चला जाता है। मदर जाती है फादर के पास। फादर मदर को वो वेल उतारने के लिए कहता है, लेकिन मदर कहती है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, नंबर 7 मर चुका है, लेकिन और भी काम बचे हुए हैं, इसलिए मैं इस वेल को नहीं उतार सकती। ये मेरे काम करने के तरीके में आसानी करती है। साथ ही मदर उससे कहती है कि तुम ग्रैंड मदर के साथ मिलकर बच्चों की ध्यान रखो, क्योंकि मैं अब कुछ दिन के लिए ट्रेंचुला में ही रहने वाली हूँ। और वो उसे एक कार्ड देती है, कहती है कि ये वार्निंग कार्ड है और तुम इसे सारे बच्चों को दिखाओ, ताकि वो समझ सके कि हम यहाँ कितने बड़े खतरे के अंदर है। फादर ग्रैंड मदर के पास जाता है तो देखता है कि ग्रैंड मदर एक हाइबरनेशन पोड को ठीक कर रही है। इसके बाद वो उसे बताता है कि मदर कुछ दिन के लिए और वो वेल रखने वाली है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। साथ ही वो उसे बताता है कि मदर ने कहा है कि हमें बच्चों का ध्यान रखना होगा। इसके ऊपर ग्रैंड मदर तुरंत मान जाती है। फादर ग्रैंड मदर को घर लेकर जाता है और सारे बच्चों को बताता है कि अभी और भी खतरे बचे हुए हैं। सरपेंट मारा गया है, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें मार सकती हैं या फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी हैं। तो जब तक मदर अपना काम कर रही है तब तक ग्रैंड मदर हमारे साथ रहेगी और तुम सारे बच्चों की देखभाल करेगी। फादर वार्निंग कार्ड को दिखाने से पहले वीटा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वीटा इतनी छोटी उम्र में कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें देखे। वीटा वहाँ से चली जाती है। फिर फादर सबको बताता है कि इस प्लानेट के ऊपर बहुत ही पुराने टाइम से कुछ एंशिएंट रेलिक गड़े हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इनमें से ही एक रेलिक सू को मिला था और सू के साथ जो कुछ भी हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ था। फिर वो उस कार्ड को एक्टिवेट करता है और हम कुछ विजुअल्स देखते हैं, जिनमें साफ साफ दिखाया जाता है कि जो बीज है वो पहले तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाता है, फिर ह्यूमन की बॉडी पूरी तरह से फट जाती है और धीरे धीरे उसमें से वो पेड़ निकल कर बाहर आ जाता है। यानी कि ऐसा ही सू के साथ हुआ होगा। जैसे ही उसने उस बीज को अपने अंदर लिया तो वो खुद पेड़ बन गई और वो ट्री ऑफ नॉलेज वहाँ पर आ गया। इन सारी चीज़ों को देखकर सारे बच्चे शॉक्ड रह जाते हैं और डर भी जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पोल नहीं था, तो हो सकता है कि पोल का ना होना भी आगे चल के कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। ट्रेंचुला के अंदर कोई एक सफाई करने वाले को मारकर वो पनिशर का हेलमेट चुरा कर ले जाता है, और इन सब के थ्रू मदर को लगता है कि ये सारा काम मार्कस ने किया है। वो मार्कस से पूछते तो मार्कस कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। तो हम ये भी जानते हैं कि मार्कस ऐसा क्यों करेगा, वो क्यों चुराएगा पनिशर का हेलमेट। इसके ऊपर मदर समझ जाती है कि कोई ना कोई और को ये आवाज़ें सुनने लग चुकी है, यानी कि अब उस एंटिटी ने किसी और को अपना शिकार बना लिया है। मदर के जाने के बाद मार्कस जाता है पोल के पास, तो पोल बताता है कि सू ने जो रिसर्च की थी उसके अकॉर्डिंग इस ईएमएफ फील्ड के अंदर उस एंटिटी का सिग्नल नहीं आ सकता। इसीलिए उन लोगों ने सू का यूज़ किया और उस पेड़ को उगा दिया, जिससे कि उनका सिग्नल बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि उस पेड़ की जड़ें प्लानेट के अंदर तक जाती थी और उसी के थ्रू वो सिग्नल भेज रहे थे, जिससे कि उन्होंने नंबर 7 को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और जैसे ही नंबर 7 ने उस पेड़ को खाया तो वो पूरी तरह से वेपनाइज हो गया। साथ ही पोल बताता है कि अगर हमें उस एंटिटी के बारे में कुछ पता करना है तो हमें प्लानेट के अंदर तक जाना होगा, किसी न किसी होल के थ्रू। अब जब सरपेंट मर चुका है तो पूरी कॉलोनी के लोग पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे होते हैं, और उन्हीं पटाखों के साथ खेलते हुए वीटा को एक और रेलिक मिलता है, और इस रेलिक के ऊपर आँख बनी हुई थी। अब देखो यहाँ पर यह है कि ये रेलिक है वो पूरी तरह से डिफरेंट है पिछले वाले से। हो सकता है कि इसके अंदर भी बीज हो, लेकिन उसके ऊपर ट्री बना हुआ था, इसके ऊपर आंखें बनी हुई थी, और ऐसे भी बहुत सारे रेलिक्स हैं पुराने जिनके ऊपर अलग अलग चीज़ें बनी हुई थी। तो हो सकता है कि हर एक रेलिक का अलग अलग काम हो, और हमें आगे वाले सीज़न के अंदर बताया जाए कि ये सारे रेलिक का असली काम क्या है। इसके बाद वहाँ पर फादर और ग्रैंड मदर आ जाते हैं। ग्रैंड मदर उससे वो रेलिक ले लेती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। फादर कहता है कि ये मैंने बहुत गलत किया, मुझे वो वार्निंग साइन वीटा को दिखा देना चाहिए था। यहाँ पर बात करते हुए ग्रैंड मदर फादर की तरफ थोड़ी बहुत अट्रैक्ट होने लगती है। तभी फादर उससे सब कुछ क्लियर कर देता है। वो कहता है कि मेरी लॉयल्टी हमेशा के लिए मदर के लिए है। अगर आगे चल के मदर कुछ और भी गलत करती है या फिर कुछ भी काम हो तो मैं मदर का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मदर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा उसी का पार्टनर रहूँगा। अब देख लो कितना लॉयल आदमी है ये। तभी वहाँ पर बर्फ़ गिरने लग जाती है और फादर मदर को कहता है कि तुमने जो ईएमएफ शील्ड बर्बाद की उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरने लग चुका है,
और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमें एक नई जगह ढूंढनी होगी। इसके ऊपर मदर कहती है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी और इन सबको वापस से ठीक कर देगी। साथ ही उस एंटिटी का सिग्नल अब पूरे लोगों को इफेक्ट कर सकता है, यानी कि वो जो एंटिटी है वो अपने सिग्नल से सारे लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा खतरा है। मदर कहती है कि तुम और ग्रैंड मदर बच्चों का ध्यान रखो, मैं ये सारा काम अपने आप संभाल लूँगी। घर जाते ही ग्रैंड मदर गेम सिस्टम को रिपेयर करके उन्हें एक नया गेम देती है और कहती है कि ये गेम हमारे टाइम से है, साथ ही एक मल्टीप्लेयर गेम है तो सारे बच्चे इसे एक साथ मिलकर खेल सकते हैं और यहाँ तक कि टेम्पेस्ट की जो छोटी बच्ची है वो भी इसके अंदर जुड़ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंपियन अपने रूम के अंदर बैठा हुआ व्रिल की कुछ कोडिंग देख रहा होता है और उसे याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पॉल आता है और कहता है कि मैं इन्हें पढ़ सकता हूँ। पॉल पढ़कर बताता है कि ये सिर्फ अर्थ की कुछ रैंडम बातें हैं जो कि व्रिल ने लिखी हैं। इसके ऊपर कैंपियन कहता है कि मैं चाहता था व्रिल मेरे बारे में भी कुछ लिखे। पॉल कैंपियन को समझाता है कि व्रिल और सू अब जा चुके हैं तो हमें उन्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर हम देखते हैं उस सरपेंट को। पहले तो कुछ जड़ें उसकी बॉडी को चीरकर जमीन के अंदर चली जाती है, फिर उसकी बॉडी के अंदर जो पेड़ का आधा पार्ट अभी तक बचा हुआ था वो सीधा खड़ा हो जाता है और ट्री ऑफ नॉलेज फिर से उग जाता है। मार्कस उस टूटे हुए टेम्पल के पास जाता है ताकि वो उस होल के अंदर जा सके और पता लगा सके कि ये एंटिटी क्या है या फिर ये क्या चाहते हैं। और वो जैसे ही उस केज के अंदर बैठने लगता है तो तभी वहाँ पर लूसियस आकर उसे शूट कर देता है। लूसियस मार्कस को वहाँ से लेकर जाता है उस पेड़ के पास और उसे उल्टा लटका देता है। इस सीरीज़ के अंदर हमें रिलीजन के बहुत सारे रेफरेंस मिले और उन्हीं में से एक ये भी है कि जिस तरह जीसस क्राइस्ट को सूली के ऊपर लटकाया गया था उसी तरह मार्कस को भी लटकाया गया है, बस मार्कस को उल्टा लटकाया गया है। फिर हम देखते हैं कि लूसियस ने वो पनीसर का हेलमेट चुराया था क्योंकि उसे भी उस एंटिटी की आवाज़ें सुनाई दे रही है जिसे वो सोल मानता है और उन लोगों ने उसे कहा कि तुम ही हमारे सच्चे प्रोफेट हो। मार्कस लूसियस को समझाता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा इविल है और वो सिर्फ खुद का भला चाहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करो या फिर तुम्हारे साथ क्या होता है। और वो उसे बताता भी है कि तुम ये सब मत करो, लेकिन लूसियस उसकी कुछ भी नहीं सुनता क्योंकि लूसियस एक बिलीवर है और जब उसे सोल की आवाज़ें सुनाई दे रही है तो उसे लगता है कि सोल उसके साथ है। वो कहता है कि उन लोगों ने मुझे तुम्हें सज़ा देने को कहा है ताकि मैं तुम्हें ये हेलमेट पहना सकूं और तुम अंधेरे के अंदर अपनी शर्म में घुट घुट के मर जाओ। वो मार्कस को वो हेलमेट पहना देता है और वहीं पर एक हड्डी लेकर उसको सोल के सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि कब मार्कस मरे, फिर वो उस होल के अंदर जाकर अपने सोल से मिल सके। ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादा ठंड बढ़ने की वजह से धीरे धीरे सारे पेड़ मुरझा जाएंगे और खाने को कुछ नहीं बचेगा। जैसा कि हमने सीजन 1 के अंदर देखा था कि जहाँ पर फादर और मदर रह रहे थे उस जगह पर पेड़ बहुत ही कम थे और खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें क्रिएचर्स को खाना पड़ा। फादर और मदर बात कर रहे होते हैं तभी मदर कहती है कि हमें एसिडिक वाटर के पास जो फंगस है उसको खाने में काम लेना चाहिए, ना कि इन क्रिएचर्स को मारकर इनको खाना चाहिए। इन दोनों की सारी बातें मदर ट्रेंचुला में सुन रही होती है और इन सबको देख रही होती है। ग्रैंड मदर कहती है कि ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए नॉलेज से ज़्यादा उनकी खुशी ज़रूरी है, लेकिन फादर कहता है कि खुशी के साथ साथ नॉलेज और इवोल्यूशन भी उतना ही ज़रूरी है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद वो ग्रैंड मदर को इवोल्यूशन के ऊपर एक जोक सुनाता है। कैंपियन टेम्पेस्ट को बताता है कि वो मदर से नाराज़ है क्योंकि मदर ने उसे धोखा दिया सारा सच ना बताकर, इसलिए उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मदर उनके साथ रहे या ना रहे। इसके बाद वो उसे अपना हाथ दिखाकर बताता है कि मेरा हाथ धीरे धीरे एसिडिक वाटर प्रूफ हो रहा है, यानी कि उसके एसिडिक वाटर का कोई भी असर नहीं हो रहा। इसलिए वो कहता है कि हमें अंडर वाटर जाकर रहना चाहिए क्योंकि बाहर कितने भी बर्फ़ पड़े लेकिन यहाँ का जो एसिडिक वाटर है वो कभी भी नहीं जमने वाला। इतना सुनते ही मदर के दिमाग की घंटी बज जाती है। वो सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने लग जाती है, जैसे कि टेम्पेस्ट के बच्चे का म्यूटेशन, साथ ही कैंपियन के हाथ के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो, और ग्रैंड मदर का ये कहना कि हमें फंगस को खाना चाहिए एसिडिक वाटर वाली को। ये सारा का सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सब समझते ही मदर उस वेल को उतारने की कोशिश करती है। वो अपने पूरे फोर्स से उसको नीचे की तरफ करती है, लेकिन वो वेल उतरने की जगह और बड़ी होती जाती है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। फिर मदर उस वेल के अंदर ही लिपट जाती है और वहीं पर गिर जाती है। जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि ये ग्रैंड मदर और इसकी वेल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। पिछले एपिसोड में ही बोल दिया था कि कुछ ना कुछ ये दोनों लफड़ा करेंगी और वही हो रहा है। ग्रैंड मदर को उठाकर हाइबरनेशन पोड के अंदर रख देती है, लेकिन मदर के चारों तरफ वो वेल लिपटी हुई थी इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। इसके बाद ग्रैंड मदर उस वेल को चेहरे के ऊपर से थोड़ा बहुत कट कर देती है, जिसकी वजह से मदर का अब चेहरा हमें दिखने लग जाता है। मदर उसे कहती है कि ये तुम सब कुछ क्या कर रही हो और मुझे पता लग गया है कि सारे ह्यूमंस को डिवोल्व करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तो इसके ऊपर ग्रैंड मदर उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मेरा जो मेन काम था वो था ह्यूमंस का सर्वाइवल, यानी कि ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जिंदा रहें, यही मेरी मेन प्रायोरिटी थी। अब वो ऐसे तो ज़िंदा नहीं रह सकते क्योंकि अगर वो नॉर्मल ह्यूमंस रहे तो कभी एक दूसरे से लड़ेंगे या हो सकता है कि इस प्लानेट की भी वही हालत करे जो कि अर्थ की हुई थी। इसलिए उसने सबको डिवोल्व कर दिया और उन सबको एक एसिडिक वाटर का क्रिएचर बना दिया जिससे कि वो पानी के अंदर चुपचाप रहने लगे।
और यही बात ग्रैंड मदर ने पहले भी कही थी कि उनकी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उनका इवोल्यूशन। तो इसलिए उसने सबको डिवोल्व करके एसिडिक वाटर के अंदर भेज दिया ताकि वो सारे वहाँ रह सकें और उसका काम भी पूरा हो जाए। लेकिन मदर कहती है कि ये सब कुछ गलत है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो ग्रैंड मदर कहती है कि यही सब कुछ होने वाला है, सारे ह्यूमंस जैसे ही डिवोल्व होकर पानी के अंदर चले जाएंगे तो वो जो एंटिटी है वो भी शांत हो जाएगी और वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिसके बाद वो मदर को फिर से बाहर निकाल देगी इस हाइबरनेशन पोड से और इसके बाद वो बात करेंगी कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इतना बड़ा लफड़ा होने वाला है, तुम सोच सकते हो। इसके बाद वो मदर को स्लीप मोड के अंदर डाल देती है और उसे एक सिमुलेशन के अंदर भेज देती है। सिमुलेशन के अंदर जाते ही मदर देखती है वो फिर से वही जगह पर है जहाँ पर उसने कैंपियन यानी कि अपने क्रिएटर को देखा था। मदर उस सिमुलेशन वर्ल्ड के अंदर जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन उसकी वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है। फादर बच्चों से पूछता है कि तुमको पता है मदर कहाँ पर गई, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने लास्ट बार मदर को ट्रेंचुला के अंदर देखा था, उसके बाद वो कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। ग्रैंड मदर सबको कहती है कि जब सही समय आएगा तो वो जरूर वापस आ जाएगी, उसे पूरा भरोसा है। धीरे धीरे कॉलोनी के लोग मदर को एक भगवान की तरह मानने लग गए हैं, इसलिए एक छोटी सी बच्ची एक मेडालियन बनाती है नेक्रोमेंसर फोरम का मदर के रूप में ही, और वो उसे एक्सचेंज करती है और सर्दियों के लिए एक कोट ले लेती है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर आ जाती है और वो उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। हम उसके चेहरे से देख सकते हैं वो कुछ होलो गेम्स देती है खुद के बनाए हुए और कहती है कि सर्दी में इन गेम से टाइम पास हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात आती है कि ये जो गेम है इस गेम का क्या असर होगा। जैसे ही सारे लोग इन गेम्स को खेलेंगे तो वो पूरा दिन इन्हें खेलते रहेंगे, जिससे कि एक तरह की रेडिएशन निकलेगी और ये जो एंटिटी है वही इस गेम के थ्रू उनको कंट्रोल करेगी, यानी कि उसका सिग्नल मजबूत हो जाएगा। ऐसी एक थ्योरी है, अब ये होगा या नहीं होगा ये तो हम अगले सीजन में ही देखेंगे। ग्रैंड मदर के मेडालियन को उसके चारों तरफ लगी हुई छोटी सी डोरी से वापस लपेट कर रख देती है, यह दिखाते हुए कि मदर मेरी कैद के अंदर है। लेकिन वो शॉपकीपर उसे वापस से खोल लेती है और अपने गले के अंदर पहन लेती है, जैसे कि वो उसे भी भगवान मान रही है। इसके साथ ही ग्रैंड मदर जाते हुए ये भी कहती है कि जब मुसीबत आती है तो एथियस्ट लोग भी भगवान के अंदर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। फिर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं लूसियस को। लूसियस उसका इंतज़ार कर रहा था कि कब मार्कस मरे। वो मार्कस के पास जाकर उसकी नब्ज़ चेक करता है और देखता है कि मार्कस मरा है नहीं, तो उसे पता लग जाता है कि मार्कस मर चुका है। वो मार्कस का पनीसर वाला हेलमेट निकालता है तो हम देखते हैं कि मार्कस पूरी तरह से मर चुका है। इसके बाद वो पानी पी रहा होता है और पीछे घूमकर देखता है तो मार्कस उस पेड़ से गायब था। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि मार्कस अभी तो यहाँ पर मरा हुआ था, अभी कहाँ पर गया। वो उस पेड़ के चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वो थोड़ा पीछे होता है तो उसके जूतों के ऊपर कुछ खून की बूंदें गिरने लगती है। फिर उसके हाथों के ऊपर भी बहुत सारा खून गिरने लगता है और वो ऊपर की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि मार्कस नेक्रोमेंसर फोरम के अंदर ही अपने हाथ फैलाए हुए उल्टा लटक रहा था और हवा के अंदर उड़ रहा था। लूसियस मार्कस को देखता रह जाता है और यहीं पर अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखो मार्कस के उड़ने के पीछे ये कारण हो सकता है कि वो जो एंटिटी थी उसने मार्कस की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, यानी कि वो एंटिटी मार्कस की बॉडी के अंदर आ गई है और अब हो सकता है कि मार्कस ही वो इविल बन गया हो। तो मार्कस और मदर के बीच एक लड़ाई देखने को मिल सकती है कि मार्कस भी अब पावरफुल हो गया है और मदर तो पहले से ही पावरफुल है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है ये तो हम देखेंगे अगले सीजन के अंदर ही। देखो मैंने बात की थी अनाउंसमेंट की, तो पहली अनाउंसमेंट ये है कि भले ही सीज़न 2 ख़त्म हो गया हो लेकिन सीज़न 3 ज़रूर आएगा और इसीलिए हम इसकी थ्योरीज़ और इसकी जो फैन थ्योरीज़ है, साथ ही इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, साथ ही इसके क्वेश्चंस है, आंसर्स है, इनकी बातें करना नहीं छोड़ेंगे। तो हर 1-2 हफ्ते से एक वीडियो ज़रूर आएगा रेस्ड बाय वुल्व्स के ऊपर। तो चैनल के ऊपर बने रहो, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर आपकी भी कोई थ्योरी है, आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम अपने वीडियो के अंदर वो ज़रूर शामिल करेंगे। अब दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि रेस्ड बाय वुल्व्स के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। वो ये कि एक नई सीरीज़ आ रही है हेलो नाम से। ये बेस्ट है एक हेलो गेम के ऊपर जो कि वीडियो गेम है और ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। इस सीरीज़ को पैरामाउंट पिक्चर्स बना रही है और 24 मार्च से ये अवेलेबल होने लग जाएगी। हर वीक के अंदर एक एपिसोड आएगा तो हमारा साथ ही एक्सप्लेनेशन आता जाएगा। 1-2 दिन लग सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो चैनल के ऊपर बने रहना, तुम्हारा सपोर्ट ही चाहिए। वीडियोस रेगुलर भी धीरे धीरे आते जाएंगे। तो बस ऐसे ही चैनल के ऊपर अपना प्यार दिखाते रहो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज़ के साथ बात करेंगे रेस्ड बाय वुल्व्स के ऊपर। बाय।